अगर सोच बड़ी है तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी। अगर हौसला मजबूत है तो रास्ते भी खुद बन जाएंगे। अगर विश्वास खुद पर है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए सपनों को जियो, मेहनत को आदत बनाओ और खुद पर भरोसा रखो। एक दिन जीत तुम्हारी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं नीरू मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रार्थ क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। ग्रामर से रिलेटेड आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आपको क्लासें मिलेगी। और आज का जो महत्वपूर्ण अपना टॉपिक है वो टॉपिक है वर्ण विचार। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है तो मान के चलिए कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर आपका जो बेसिक है वो ही आपका क्लियर नहीं है, तो फिर आपको ग्रामर समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वर्ण विचार। हम क्लास शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आपने इस वीडियो को अपना प्यार दिया और इस वीडियो पर अगर आपने 500 से ज़्यादा अगर आपने व्यूज़ किए हैं और लाइक किए हैं और आपका रिएक्शन अच्छा आया है तो ये श्रृंखला, ये सीरीज़ लगातार बनी रहेगी। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ग्रामर से रिलेटेड वीडियो आने वाली है। इसी क्लास में ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कभी पढ़ना है तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। आपको इसी क्लास में अच्छे से नोट्स भी बनवा दिए जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं। पूरा शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको बहुत अच्छे से ये क्लासें आपको करवाई जाएगी। तो अगर आपका सपोर्ट रहा, आप सभी का प्यार रहा, तो ये श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी। पहले मैं आपको थ्योरी क्लासेस करवाऊंगी, फिर उसके बाद आप सभी को मैं एमसीक्यू क्लासेस दूंगी, ताकि आप अपने वापस आपने क्या पढ़ा है, आपको कितना उसमें से आ रहा है, आप अपना निरीक्षण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार। देखिए, वर्ण विचार की हम बात करें उससे पहले हम बात करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण का अर्थ क्या होता है। आप नोट्स भी अपने साथ में बनाते जाएं। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो शॉर्ट नोट्स आपके इस क्लास से बहुत अच्छे से बन सकते हैं। तो वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये होता है कि अविभाजित ध्वनि लिखित रूप। याद रखिए, मैंने बोला है कि अविभाजित, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। अविभाजित ध्वनि का लिखित रूप, जिसे हम वर्ण कहते हैं। अच्छा, इसे हम वर्ण कहते हैं, लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। तो मौखिक रूप को हम क्या कहेंगे? मौखिक रूप को हम कहते हैं ध्वनि। सिर्फ हम उसे उच्चारित कर रहे हैं, हम उसे लिख नहीं रहे हैं। तो अविभाजित रूप, अविभाजित उच्चारित रूप, अविभाजित उच्चारित स्वरूप। ये आपको डिफरेंट ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो ध्वनि और वर्ण का अर्थ दोनों का मिक्स बना के क्वेश्चन आपको दे सकता है। अविभाजित ध्वनि का उच्चारित रूप को वर्ण बोल सकता है। एग्जाम क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ सकता है, उसे क्या कहते हैं, उससे लिखित रूप को क्या कहते हैं वर्ण के। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक शब्द और आता है अक्षर। हम अक्षर किसे कहते हैं? तो अक्षर का अर्थ होता है नष्ट नहीं होना। अ यानी नहीं, अ का अर्थ होता है नहीं, यानी नष्ट नहीं होना। यानी कि एक ही श्वास में उच्चारित ध्वनि को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। एक ही श्वास में उच्चारित, एक ही श्वास में उच्चारित ध्वनि रूप,
उच्चारित ध्वनि रूप को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्णमाला। ये आपने बेसिक देखा है, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्ण कितने वर्ण हैं, ध्वनि क्या है, अक्षर क्या है। अब हमारा मेन टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला में हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ और री। ए, ऐ, ओ और औ। 11 या फिर हम 13 मान सकते हैं जो अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। अम और अह, ये भी हम इसमें काउंट करते हैं, अम और अह। अब स्वर में भी हम स्वरों का भी वर्गीकरण करते हैं। क्या वर्गीकरण करते हैं चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मूल स्वर कौन कौन से हैं? ये जो वर्ण है, स्वर है, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ और अम, अह। इनमें से मूल स्वर कौन से हैं? मूल स्वरों को हम मूल स्वर, लघु स्वर और ह्रस्व स्वर कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं स्वर, मूल, लघु और ह्रस्व स्वर। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं स्वर। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि स्वर किसे कहते हैं? आप सभी को पता ही होगा स्वर किसे कहते हैं। हम एक बार स्वर की डेफिनेशन हम शुरू से जान लेते हैं वापस कि स्वर की डेफिनेशन क्या है, हम स्वर किसे कहते हैं। तो मुख से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। मुख से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली, यानी कि इसमें किसी और वर्ण का सहारा नहीं लिया जाता है। जैसे कि हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, उसमें हम स्वरों को मिलाकर फिर व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, लेकिन स्वर स्वतंत्र होते हैं। इनमें किसी भी ध्वनि का योग नहीं आता है। अगर आप उच्चारण करेंगे तो सिर्फ अ का ही उच्चारण हो रहा है, इसमें और किसी भी ध्वनि का हमें उच्चारण नहीं सुनाई दे रहा है। तो इसकी डेफिनेशन है स्वर की, मुख से स्वतंत्र रूप में उच्चारित होने वाली ध्वनि। आप नोट्स भी आपके साथ में बनाते जाएं, या फिर इसकी डेफिनेशन एक और है, वह ध्वनि जिसके उच्चारण के समय मुख विवर से श्वास प्राण निर्बाध रूप में उच्चारित हो उसे हम स्वर कहते हैं। ये तो हुई एक किताब की लैंग्वेज, लेकिन ये जो डेफिनेशन है जो मैंने लिखी है ये आपको सिंपल रूप से समझ में आ जाए कि मुख से स्वतंत्र रूप में उच्चारित होने वाली ध्वनि। अब हम पढ़ रहे हैं कि स्वर उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं। तो पहला है मूल, इसे ही हम लघु स्वर कहते हैं, इसे भी हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसके ये अन्य नाम है। आपको अगर मूल स्वर ना देकर लघु स्वर भी नाम आ सकता है, ह्रस्व स्वर भी नाम आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों एक ही नाम है। तो हम ये जानेंगे कि मूल स्वर या लघु स्वर किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय या कम श्वास का उपयोग होता है, उसे हम ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं हम इसकी, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। तो इनकी आपको एग्जाम में संख्या भी पूछी जा सकती है कि ये कौन से स्वर हैं
और कितने स्वर है, आपसे संख्या पूछ सकते हैं इसमें। तो इसकी संख्या है 4। कितनी संख्या है? 4। और कौन कौन से स्वर है याद रखें आप, अ, ई, उ और री। 4 स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में कम श्वास का उपयोग होता है और उच्चारण में भी कम समय लगता है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिखने में सिंपल लगता है लेकिन आपको यहाँ से उठा कर दे दिया जाएगा। आ दिया, आ बड़ी ई भी ऐसा दिया जा सकता है, तो आ और बड़ी ई इसमें शामिल नहीं है। मूल स्वर है ये अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। सेकंड है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से हैं जानते हैं, और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो लघु स्वर या मूल स्वर तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको उच्चारित करने में, और दीर्घ स्वर यानी कि उनके उच्चारण में लघु से ज़्यादा समय लगता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु, मूल या ह्रस्व, आप हाँ, ये आप तीनों नाम ध्यान रखें। ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कुल 3 है। और कौन कौन से स्वर हैं? वो स्वर हैं आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। मूल, लघु, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है और दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है। ये आपको याद रखना है। मूल स्वरों में उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ में उच्चारण में मूल और लघु की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। और मूल स्वरों की संख्या 4 है अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वरों की संख्या 3 है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसके साथ स्वरों में हम एक विभाजन और देखते हैं, संयुक्त संधि। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और स्टूडेंट इतने कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है और वो बच्चे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, और बहुत सारे बोलते हैं कि मैं पता ही नहीं था, ये भी नाम इसके होते हैं। तो संयुक्त संधि या संध्व स्वर, ये कौन से स्वर होते हैं, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। आपको डेफिनेशन से ही आराम से समझ में आने वाला है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है। देखिए, दो या दो से अधिक स्वरों के योग से बने स्वर, योग से बने स्वर क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर, संधि स्वर या संध्य स्वर। ये नाम आपको याद रखने हैं। और ये भी याद रखना है कि दो या दो से अधिक स्वरों के योग से। आपको व्यंजन भी दे सकता है ऑप्शन में, लेकिन व्यंजन आपको नहीं करना है, स्वर करना है, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। और कौन कौन से हैं हम जानते हैं कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ और औ। 4 स्वर ये हैं जिन्हें संयुक्त या संधि स्वर या संधि स्वर कहते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है अयोगवाह ध्वनियाँ। ये स्वरों का ही प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। अयोगवाह किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका योग न तो स्वर से होता है न ही व्यंजन से होता है, यानी कि वे ध्वनियाँ या वे स्वर जो ना तो स्वर के सहयोग से बनी है और ना ही व्यंजन के सहयोग से बनी है। डेफिनेशन लिखते हैं अपन इसकी। वे वर्ण, नोट्स भी आप साथ में बनाते जाएं। वे वर्ण जिनका
योग। न स्वर से है, न स्वर से होता है और ना ही व्यंजन से होता है, ना ही व्यंजन से होता है। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है टोटल 2 संख्या है। कौन कौन से स्वर हैं अयोगवा? और अह। कैसे बना है अम? ऐसे बना है और अह ऐसे बना है। और अह ये ध्वनियाँ हैं, अयोगवा ध्वनियाँ हैं। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अब मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा ये गणित वाला नहीं है, मात्रा ये हिंदी वाला है। इसमें हम जो मात्राएं लगाते हैं वो हम मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा हम किसे कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय, कि हम जो स्वर उच्चारित कर रहे हैं उसमें हमें कितना समय लग रहा है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। उच्चारण में लगने वाला समय। अगर आप आ बोल रहे हैं, आप बड़ी ई उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें क्या लग रहा है? मात्रा लग रही है। तो मात्रा लग रही है तो क्या हो रहा है? उसका उच्चारण लंबे समय तक हो रहा है, तो उसमें आपको समय लग रहा है, तो उससे क्या हम कह रहे हैं? मात्रा कह रहे हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो अ में आपको अ का उच्चारण करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक शब्द आता है व्यंजन, कि हम व्यंजन किसे कहते हैं? हम बोल तो लेते हैं कि हमें स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं, लेकिन हम व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन हलंत वर्ण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। व्यंजन हलंत वर्ण होते हैं। और व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजन का उच्चारण किया जाता है वे ध्वनियाँ जो स्वरों के वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से उच्चारित की जाती है, उच्चारित होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे हम क उच्चारित कर रहे हैं, तो क में क्या आ रहा है? क और अ। क आपको उच्चारण सुना रहा होगा पूरा, आप खुद भी उच्चारण करके देखिए एक बार, आप उच्चारण उसको कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, स्वरों का और व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण। अब आपको टॉपिक में मज़ा आने वाला है। आपको बहुत ट्रिक से और शॉर्ट तरीके से इतना आसानी से बता दिया जाएगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको नींद में से उठाकर भी पूछेंगे तो आप बता दोगे कि ये वर्गीकरण है स्वरों का। स्वरों व व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वरों व व्यंजनों का स्वर व व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण, इसका आधार क्या रहता है? इसको 2 आधार पर विभाजित किया जाता है। 2 आधार पर। ठीक है, इसका वर्गीकरण करते हैं हम उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और आता है प्रयत्न या विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर। उच्चारण स्थान में हम बात करेंगे सबसे पहले
उच्चारण स्थान कितने होते हैं? उच्चारण स्थान टोटल होते हैं 5 उच्चारण स्थान होते हैं। ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि उच्चारण स्थान कितने आधार पर होता है। तो 5 उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं हम चर्चा करते हैं। चलिए, पहला है इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये पांचों आपके उच्चारण स्थान हैं जिनसे आप स्वरों का भी उच्चारण करते हैं और आप व्यंजनों का भी उच्चारण करते हैं। ये 5 स्थान हैं आपके, ये आपको याद रखना है। अब इसमें हम बात करते हैं स्वर की। स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, हमने शुरू में ही पढ़ा है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर मैंने आपको बताए थे कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के, और दीर्घ स्वर मैंने आपको बताए थे कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। व्यंजन की हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर हम व्यंजनों को लेकर, और ये पूरी टेबल हम आपको वापस पूरी एक बार फिर से बता दी जाएगी आपको ये टेबल। तो कंठ में कौन कौन से स्वर आते हैं आप ये ध्यान से देखिएगा एक बार। अ ह्रस्व स्वर हैं, आ दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, सॉरी कंठ। तालु का छोटी ई और बड़ी ई। मूर्धा में आ जाएगा री। दंत, इसका उच्चारण स्थान स्वरों में से नहीं होता है। और ओष्ठ में आ जाएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये तो एक हुआ मोटा मोटा आपको बता दिया गया है, लेकिन इसके आपको ट्रिक कैसे याद रखनी है ये आपको पहले सबसे पहले उच्चारण स्थान लिख लेने हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ लिख लेने हैं। स्वर आपको लिख लेना है। स्वर में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 2 प्रकार बताए हैं मैंने, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व में आपको सबसे पहले एक अ, आ, ई। मूर्धा में आपको री लिख लेना है। दंत में आपको खाली छोड़ देना है और ओष्ठ में आपको छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिख देना है। ये एक शॉर्ट फॉर्मेट है जिसे आप अच्छे से याद रख सकते हैं। आप अ, आ, ई री लिखा, आपने दंत खाली छोड़ा और ओष्ठ में ऊ और बड़ा ऊ लिख दिया। तो आपको ऐसे आप याद रख सकते हैं। दीर्घ में भी आपको तीनों याद रह जाएंगे स्वर, और ह्रस्व स्वर भी आपको चारों याद रह जाएंगे। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और प्रयत्न विधि के आधार पर हम बात करते हैं। हम प्रयत्न और विधि के आधार पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम ये टेबल में आपको कम्प्लीटली एक बार पूरी करवा देती हूँ। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजनों का मैं आपको एक ही साथ में करवा देती हूँ, ताकि आपको पूरा अच्छे से याद रह जाएगा। और ये टेबल में आपको और आगे भी आप इतने काम आने वाली है, तो मैं आपको आगे भी और अच्छे से बता दूँगी। तो चलिए एक बार हम इसको आगे यहीं पर देख लेते हैं हम। तो यहाँ लिखते हैं हम व्यंजन के आधार पर कि व्यंजनों के कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं। हम इसका भी वर्गीकरण देख लेते हैं। व्यंजनों में हम देखते हैं स्पर्श वर्ण, अंतस्थ। स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, और ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं। ये आपको नेक्स्ट जो अपना अभी आने वाला है पार्ट, उसमें मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप एक बार ये देख लीजिए। इसमें आप शॉर्ट में आप लिख लेंगे एक बार। अगर आपको समझ में यहाँ पे नहीं आता है तो भी आप लोड ना लें, क्योंकि आगे मैं आपको ये पूरा अच्छे से बताने वाली हूँ। ये आपको मैं अभी यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको एक बार में ये पूरा टेबल, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो भी आप एक बार इसको अच्छे से ले सकते हैं। तो स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? टोटल
25 स्पर्श वर्ण होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं और ऊष्म 4 होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क वर्ग, क, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये किस में आता है? आपके क वर्ग आता है कंठ में, च आता है तालु में, ट आता है मूर्धा में और त आता है दंत में और प वर्ग आता है आपके ओष्ठ में आता है आपके। ठीक है। और अंतस्थ में, अंतस्थ वर्ण 4 कौन कौन से हैं जो आपके कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ में आते हैं? तो चलिए इसकी भी बात हम करते हैं। तो इसको शॉर्ट में आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है? सबसे पहले फर्स्ट खाली छोड़ दो इसका और इसका लास्ट खाली छोड़ दो, फिर लिख लो आप य, र, ल और व। अब यहाँ से शुरू कर दो वापस ह, श, श और स। तो ये देख लीजिए आपकी बहुत अच्छे से टेबल बन चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको कैसे देखना है इस टेबल को मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। यहीं पे 5 उच्चारण स्थान है अपने कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इसमें आप स्वरों की बात करते हैं तो ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर ये इसमें आ जाएंगे और व्यंजन, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श 25 वर्ण हैं, अंतस्थ 4 हैं और ऊष्म 4 हैं। अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं? य, र, ल, व। य का उच्चारण स्थान तालु है, र का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ल का उच्चारण स्थान दंत है और व का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। वैसे ही ह का उच्चारण स्थान कंठ है, श का उच्चारण स्थान तालु है, श का उच्चारण स्थान मूर्धा है, स का उच्चारण स्थान दंत है। ऊष्म में ओष्ठ में से ओष्ठ से किसी का उच्चारण नहीं होता है। तो अगर आपको ये पूरी टेबल अगर अच्छे से याद है तो आप ये यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आपको आ जाए आप इसको गलत कर ही नहीं सकते। अब आपको मैं एक बार समझा देती हूँ स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं और अंतस्थ कौन से हैं और ऊष्म कौन कौन से हैं। वैसे मैंने एक मोटा मोटा क वर्ग में क, च, ट, त, प ये चारों ये 5 जो वर्ग लिखे हैं। क वर्ग किस में आएगा? कंठ में। च वर्ग के जो 5 शब्द हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये जो आते हैं ये 5 शब्द किस में आएंगे? सॉरी 5 वर्ण किस में आएंगे? क वर्ग के कंठ में आएंगे। च वर्ग के च, छ, ज, झ, य ये पूरा च वर्ग हो गया, तालु में आएगा। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण ये मूर्धा वर्ग में आ गया, मूर्धा उच्चारण स्थान में आ गया। त दंत में आएगा, त, थ, द, ध, न। देख लीजिए आप उच्चारण स्थान आप उच्चारण खुद करके देखिए त बार बार जी अपनी जीवा कहाँ से टकरा रही है? अपने दांतों से टकरा रही है। प वर्ग के भी आप बोल के देखिए प, फ, ब, भ, म, प, फ, ब, भ, म। तो ये भी सारे किस में आएंगे? आपके इनमें आपके होठ टच हो रहे हैं, आपके ओष्ठ से ही आवाज़ निकल रही है। तो आप प वर्ग को ओष्ठ में रखेंगे। ठीक है, ये टेबल आप अच्छे से याद रखें। ह का जो उच्चारण स्थान होता है एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है और बार बार एग्जाम्स में ह को लेकर क्वेश्चंस पूछा जाता है। ह को कंठ के थोड़ा नीचे के भाग से उच्चारित होता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ के थोड़ा नीचे से होता है, इसलिए ह का एक और नाम है काकली, काकल्य या विसर्ग ध्वनि कहलाती है ये, या विसर्ग ध्वनि हम इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं कि कंठ के थोड़ा नीचे के भाग से इसका उच्चारण होता है ह का। याद रखना है काकली ध्वनि किसे कहते हैं, काकल्य वर्ण कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ सकते हैं एग्जाम में और ये क्वेश्चन पिछली बार जो CET भर्ती वगैरह हुई थी उनमें पूछा है और इतना अच्छे से घुमा के पूछा है कि बहुत सारे बच्चे आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करके आए हैं, ऐसी लैंग्वेज एग्जामिनर ने बना के दी है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। अब हमारा उच्चारण स्थान स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण था, 2 आधार पर था,
उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न विधि के आधार पर। तो ये जो हमने टेबल देखी है ये पूरी किसके आधार पर देखी है? उच्चारण स्थान के आधार पर हमने ये पूरी टेबल देखी है। अब अपना बचा है प्रयत्न या विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर हम देखते हैं कि स्वरों का और व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो हम यहाँ पे लाइन बना देते हैं एक, ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाएं। प्रयत्न विधि के आधार पर, प्रयत्न विधि के आधार पर, विधि के आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया है, इसका वर्गीकरण भी दो आधार पर किया गया है। वो दो आधार कौन कौन से हैं? श्वास में कंपन के आधार पर और श्वास की मात्रा के आधार पर। और श्वास में कंपन कैसे होता है ये भी आपको पता नहीं होगा। श्वास की मात्रा कैसे बाहर निकलती है श्वास या प्राणों की, वो भी आपको पता नहीं होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो हम सबसे पहले इसके प्रकार लिख लेते हैं। श्वास, स्वर तंत्री भी कहते हैं हम इसे, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर। और दूसरा है हमारा श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर। देखिए एक में तो क्या आ रहा है, कंपन आ रहा है, और एक में क्या आ रही है, श्वास की मात्रा आ रही है, मात्रा के आधार पर। फर्स्ट अपना है श्वास या स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। इसको भी वापस दो आधार में, दो भागों में बांटा है इसको, अघोष और सघोष। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी एक डीपली क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है, और पिछली भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना के पूछा गया है। तो श्वास या स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर कितने प्रकार हैं? अघोष और सघोष। अघोष यानी इसमें कंपन नहीं होगा, और सघोष यानी कि इसमें कंपन होगा। इसमें जो भी हम स्वर या वर्णों का उच्चारण करेंगे इसमें कंपन होगा, और अघोष में कंपन नहीं होगा। श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि ये क्या भला है अल्प प्राण और महाप्राण, जो पहली बार देख रहे होंगे क्लास, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। तो ये आपकी जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से जो क्लास स्टार्ट होने वाली है, इस क्लास में अब आपका बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण जो आपके इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब यहीं से बनेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को सपोर्ट दें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल लेकर आऊँगी। अगर आपने इस वीडियो पर 500 से 600 व्यूज़ किए हैं और लाइक आए हैं, आपने शेयर किया है, सब्सक्राइबर अच्छे से आपने किया है, तो मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कल दूँगी। और अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, इसकी पूरी डिटेलिंग, कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं जो अघोष हैं, कौन कौन से स्वर व्यंजन सघोष हैं, और श्वास या मात्रा के आधार पर भी अल्प प्राण, महाप्राण में कौन कौन से स्वर व्यंजन आते हैं, उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाली हूँ। और ये जो स्लाइड हमने यहाँ पढ़ी है उच्चारण स्थान के आधार पर, और ये जो 5 उच्चारण स्थान है, इसकी भी आपको अच्छे से कल एक बार क्लास वापस दी जाएगी। इस क्लास में, कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो यहीं पर आप अपनी क्लास को, ये आपका पार्ट फर्स्ट है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपकी और क्या डिमांड है, आप किस टॉपिक्स पर और क्लासेस चाहते हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो आपको निश्चित ही और अच्छी क्लासेस मिलने वाली हैं। देखिए ये टॉपिक्स पूरा करवा के 2 पार्ट में इस टॉपिक को मैं करवाऊंगी, और फिर उसके बाद आपको सारे जो PYQ MCQ क्वेश्चन हैं इन टॉपिक्स के, वो मैं करवाने वाली हूँ, ताकि आपका क्वेश्चन इन क्लासों के बाहर जाएगा ही नहीं। तो आपकी थ्योरी क्लासेस भी हो गई एक तरीके से, और एक तरीके से आपकी PYQ क्लासेस भी हो जाएगी। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है,
आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हमें भी सपोर्ट मिले कि चलो बच्चे अच्छे से देख रहे हैं। आपके लिए कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे और लगभग क्वेश्चन कल की क्लास से बनने वाले हैं। तो आप पार्ट फर्स्ट देखें और फिर कल जो पार्ट सेकंड आ रहा है आप उसके लिए तैयार रहें। थैंक यू।